हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज वाई के रस्तोगी। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रीवियस टॉपिक का ही आगे कंटिन्यूएशन है। कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो बॉडी था उसमें एलोंगेशन के बारे में देखा। वेरिंग क्रॉस सेक्शन का भी हम लोगों ने केस लिया, यूनिफॉर्मली वेरिंग का भी केस लिया था। आज हम लोग टेपर्ड सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं टेपर्ड सेक्शन ले रहा हूं वो एक सर्कुलर टेपरिंग सेक्शन है। ठीक है, सो इलोंगेशन जो टॉपिक है आज का वो है इलोंगेशन इन ए यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन। देखिए, इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्मली टेपरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, यूनिफॉर्मली टेपरिंग का मतलब है कि एक यूनिफॉर्म वे में, मतलब एक समान तरीके से जो सर्कुलर सेक्शन है, तो आप कह सकते हैं कि एक समान तरीके से जो डायमीटर है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो फिगर देख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन है। यूनिफॉर्मली टेपरिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि जो टेपर्ड है, जो टेपरिंग है वो यूनिफॉर्मली है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है। तो आप कह सकते हैं जो टेपरिंग का जो स्लोप है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म स्लोप है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ से लोड लगा हुआ है, इस तरफ भी लोड लगा हुआ है P और इस तरफ भी लोड लगा हुआ है P। दोनों तरफ लोड P लगा हुआ है। इसकी जो लेंथ है यूनिफॉर्मली टेपरिंग सेक्शन की, ये आपकी L है। यहां पर डायमीटर जो है वो D1 है, यहां पर डायमीटर जो है वो D2 है। ठीक है, और ये जो मटेरियल है, जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो E है। ठीक है, तो एक तो है कि हम इसे डेरिवेशन की मदद से कर सकते हैं, हम पूरा डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो डेराइव करने के लिए जो तरीका होता है वो हम क्या करते हैं कि हम लोग बीच में एक स्ट्रिप मान लेंगे, बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ले लेंगे, तो वो एक यूनिफॉर्म हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया की स्ट्रिप मान लेते हैं और उससे हम लोग इस प्रॉब्लम को करते हैं। लेकिन डेरिवेशन पार्ट जो है वो कहीं भी पूछा नहीं जाता है, ना ही मेंस में कभी आया है, आज तक कभी पूछा नहीं गया इसका डेरिवेशन। और प्री में भी जो भी पूछा जाता है ना, वो फार्मूले, एक तो इसका जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी डेरिवेशन नहीं लेने वाला हूं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि अगर एक यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन इस तरह का है हमारे पास, जिसमें एक तरफ डायमीटर D1 है और दूसरी तरफ डायमीटर D2 है, और D1 से D2 जो है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिड्यूस हो रहा है, टेपर्ड है। ठीक है, तो उस केस में इसमें जो इलोंगेशन होगा वो कितना इलोंगेशन होगा, तो इलोंगेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा L इज इक्वल्स टू 4PL अपॉन पाई ई D1 D2, पाई ई D1 D2। तो ये वाला फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी की जगह पर अगर आप देखिए, अगर ये एक यूनिफॉर्मली सर्कुलर सेक्शन होता, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन होता जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है इस तरह से। मतलब इस तरफ की भी डायमीटर D है और इस तरफ की भी डायमीटर क्या है, D है। ठीक है, लेंथ इसकी भी हम लोग क्या ले लेते हैं, L ले लेते हैं। ठीक है, और मटेरियल का इलास्टिसिटी क्या ले लेते हैं, E ले लेते हैं। तो इस केस में ये फॉर्मूला क्या निकल के आएगा,
तो देखो डेल्टा एल इज इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले केस में पीएल अपान ए, पीएल अपान ए, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें तो वही है। ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि यूनिफॉर्म है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा इसका, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये बन के आ जाएगा 4 पी एल अपान पाई डी स्क्वायर ई, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा मैं और एक थोड़ा सा और सेटिंग कर देता हूं इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई ई डी स्क्वायर। तो आप देखिए जो फॉर्मूले हैं ना, दोनों फॉर्मूले एक ही जैसे फॉर्मूले हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर देखिए अगर D1 और D2 एक दूसरे के बराबर हो जाए, D1 और D2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो D1 D2 बराबर अगर D हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो अगर D1 और D2 बराबर हो जाएंगे तो ये वाला केस कौन सा बन जाएगा, ये केस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टेपरिंग के लिए है फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला आपका किसके लिए है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की। अगर आपके पास में कोई रॉड है जिसकी डायमीटर डी है तो उसमें कितना इलोंगेशन होगा, तो 4pl अपान पाई ई डी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होगा, वही डी स्क्वायर है, उसको 2 बार डी लिख लीजिए, है ना, और एक डी को D1 लिख लीजिए और एक डी को D2 लिख लीजिए। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ऐसा कोई है नहीं कि मतलब इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है जो आप कॉन्सेप्ट, उसमें आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको यूनिफॉर्म का भी याद है ना तो आप टेपर्ड वाला जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो है यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन। अब हम लोग लेने वाले हैं यूनिफॉर्मली टेपरिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। तो इलोंगेशन इन ए यूनिफॉर्मली टेपरिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन, यूनिफॉर्मली टेपरिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो आप देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलिए, ये है आपका यूनिफॉर्मली टेपरिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। इस तरफ जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन इस पे लोड लग रहा है P, दोनों तरफ लोड लग रहा है P। तो चूंकि बॉडी हमारा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और आपने एक लोड लगाया हुआ है P, ठीक है, तो ये आपका किस कंडीशन में है, स्ट्रेस्ड की कंडीशन में है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है, इसकी थिकनेस है T, ठीक है। इस तरफ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये वाली जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन है B, इस तरफ डायमेंशन जो है वो है B, और इस तरफ जो डायमेंशन है, ये वाली डायमेंशन, ये A है, ठीक है। दिस डायमेंशन इज A एंड दिस डायमेंशन इज B, दिस डायमेंशन इज T। तो अगर इधर वाला एरिया देखेंगे तो कितना आएगा, इधर इस तरफ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना आएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा कह रहा हूं, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ये कितना होगा, ये होगा A इंटू टी, कितना होगा, A इंटू टी। और दूसरी तरफ वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, B इंटू टी। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसे मैंने कलर किया हुआ है, ये आपका है A इंटू टी, ठीक है। सिमिलरली इस तरफ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, B इंटू टी हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है वो हम लोग लिए हुए हैं L, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये आपकी लेंथ है L, ठीक है। इसका जो मटेरियल है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है E, इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E, ठीक है। तो इसमें जो इलोंगेशन होगा वो कितना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला डेल्टा एल इज इक्वल्स टू पी एल
पी एल अपान ई टी ए माइनस बी, सॉरी, या मैं जो चेंज करूंगा वो ठीक है, इसी में कर लेता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बी माइनस ए एल एन बी अपान ए, ये फॉर्मूला होता है। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो b माइनस ए लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पर आपने b माइनस ए लिखा हुआ है तो b बड़ा वाला डायमेंशन है और a जो है वो छोटा वाला डायमेंशन है, b माइनस ए, और यही b जो है वो ऊपर रहेगा ln में। ln का मतलब जानते होंगे, ln इंजीनियरिंग में हम लोग ln का मतलब क्या होता है, log बेस e। क्योंकि ये कैल्सी में हमारा ये नोटेशन दिया होता है, कैलकुलेटर में जो नोटेशन दिया होता है उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। log बेस e कैलकुलेटर में ln लिखा रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको ln यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। P जो है दैट इज अप्लाइड लोड है, और L जो है वो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर सेक्शन है, E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, T इज द थिकनेस, B और A जो है वो दोनों तरफ के जो है आपके डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये B बड़ा है और A छोटा है, तो यहाँ पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि B इज ग्रेटर देन A, ठीक है। अगर A ग्रेटर देन B होता तो यहाँ पर A माइनस बी हो जाता और यहाँ पर A अपान बी हो जाता, ठीक है। क्लियर है ना। तो ये आपका इलोंगेशन आएगा, इलोंगेशन का फार्मूला है। अच्छा, दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले एसएससी जेईई में डायरेक्टली पूछे गए हैं। जो फार्मूले हैं वो एसएससी जेईई में डायरेक्टली पूछे गए फार्मूले हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जाता है, कभी कभार क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे दिया और उस न्यूमेरिकल वैल्यू से आपसे कैलकुलेट करा लिया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रेयर्ड केस है, क्योंकि प्री में कैल्सी अलाउ नहीं होता है, इसलिए जनरली ये वाला तो नहीं आने का चांस है, क्योंकि यहाँ पर लॉग वगैरह दिया हुआ है, तो लॉग कैलकुलेट करना हम लोगों के लिए बिना कैल्सी आसान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये तो थोड़ा सा मुश्किल है कि यहाँ पे आना, लेकिन इससे जो पहला वाला फार्मूला था ना 4pl अपान पाई ई d1 d2, तो वहां पर कुछ d1 और d2 की वैल्यू इस तरीके से सेट कर सकता है कि बहुत ही आसान कैलकुलेशन होगी, तो डेल्टा एल की वैल्यू वहां पर आपसे निकलवा सकता है। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको ये दोनों फार्मूले जो है वो अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। इन्हीं फार्मूले से जो है वो क्वेश्चन बना सकता है। क्लियर है। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे, एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे लोड लगे हुए हैं, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रेन होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा स्ट्रेन कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल लोड्स, स्ट्रेन कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल लोड्स, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो स्टेटमेंट किस तरह का स्टेटमेंट है, फिर उसके बाद मैं स्टेटमेंट पे भी आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट कैसा दिया गया है। सपोज करिए कि ये आपके पास में एक बॉडी है, ठीक है, और ये इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ही आता है। एक यहाँ पे सेक्शन बना लीजिए और एक यहाँ पे सेक्शन बना लीजिए। अब सपोज करिए कि इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो लोड लग रहा है P1, इस जगह पर लोड लग रहा है, इस सेक्शन पे लोड लग रहा है P2, इस सेक्शन के ऊपर लोड लग रहा है P3, ठीक है, और इस सेक्शन पे लोड लग रहा है P4। ये इस तरह से लोड लग रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस है और उन डिफरेंट सेक्शंस पे अलग अलग लोड लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लोड का कंडीशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ लोड्स, अगर एक बॉडी के ऊपर कई सारे लोड्स लगे हुए हैं, देन द रिजल्टिंग स्ट्रेन का मतलब होता है, आप देखेंगे इसमें कुछ सेक्शंस के ऊपर तो टेंसाइल लोडिंग आएगी, तो जो टेंसाइल लोडिंग आएगी तो उसमें जो इलोंगेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, है ना। लेकिन जिसमें कंप्रेसिव लोड आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें लंबाई में कमी आएगी। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रेन की बात करेंगे या रिजल्टिंग स्ट्रेन की बात करेंगे,
तो जिनकी लंबाई बढ़ेगी उसको प्लस करेंगे, जिनमें लंबाई कम होगी उनमें माइनस करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडिविजुअल लोड्स के द्वारा जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उन स्ट्रेन्स का हमें लेना पड़ेगा अलजेब्राइक सम, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि चिन्ह के साथ योग, मतलब सम विद द साइन, सम विद द साइन। तो एक बार स्टेटमेंट पूरा एक बार में सुन लीजिए। इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ लोड्स then the resulting strain will be the algebraic sum of strains caused by individual loads। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जो चेक करते हैं, देखिए सबसे पहले आप अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो जो सबसे पहले आपको जो देखना है उस बॉडी के ऊपर वो ये देखना है कि क्या हमारी बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है या नहीं है। देखिए स्ट्रेस की पहली कंडीशन है, स्ट्रेस तभी डेवलप होगा जब बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। अगर बॉडी हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ये तीनों लोड्स जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, ये वाला जो लोड है वो निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो सारे लोड्स क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट वर्ड लोड है और जो राइट वर्ड लोड है वो क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो P1 इज इक्वल टू P2 प्लस P3 प्लस P4। तो ये कंडीशन सबसे पहले आपको चेक करना है कि जितने भी लेफ्ट वर्ड लोड्स हैं और जितने भी राइट वर्ड लोड हैं क्या वो बराबर है या नहीं है। तो ये सबसे पहला काम है जो आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में करना है। अब आप यहां पर देख सकते हैं हम क्या करेंगे, इन तीनों सेक्शन को, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, ये सेक्शन सी है, और जो फेसेस हैं या आप कह सकते हैं जो सेक्शंस हैं इनको नाम दे देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये वाली लाइंस हैं। ठीक है, ये लाइन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई आपकी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, तीनों सेक्शंस को अलग अलग बनाएंगे हम लोग। तो ये पहला सेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये आपका दूसरा सेक्शन हो गया, ये आपका तीसरा सेक्शन हो गया, तीसरा सेक्शन हो गया। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आप इंडिकेट कर लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है। सबसे पहला काम ये है कि जो आउटर मोस्ट सेक्शंस हैं, जो सबसे किनारे वाले सेक्शंस हैं, जो आउटर मोस्ट सेक्शन है, तो आउटर मोस्ट फेसेस कह सकते हैं, आउटर मोस्ट जो फेसेस है, ये वाला फेस 1 और 4 ये सबसे आउटर मोस्ट फेसेस है। आउटर मोस्ट फेसेस के ऊपर जो भी लोड लग रहा है उसे आप लगा दीजिए। तो यहां पर 1 के ऊपर ये हमारा सबसे लेफ्ट में फेस आ रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है P1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लोड लग रहा है P4, ये भी हमारा सबसे राइट में जो है फेस पड़ रहा है। तो सबसे लेफ्ट में जो फेस है और सबसे राइट में जो फेस है उस पे जो भी लोड लग रहा है वो आप एज इट इज लगा दीजिए। अब आप देखिए ये हमारा कौन सा सेक्शन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ए सेक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, अगर ए सेक्शन स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो अगर इधर से लोड P1 लग रहा है तो इधर भी लोड कितना लगना चाहिए, इधर भी लोड P1 ही लगना चाहिए, तभी हमारा ये बॉडी किसमें होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इधर P4 लग रहा है तो इस तरफ भी कितना लगना चाहिए, इस तरफ भी P4 लगना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए 2 सेक्शन पर कितना लोड लग रहा है, P2, और आप P1 यहां लगा चुके हैं। सपोज करो कि ये 4 है, सपोज करिए कि ये 4 किलो न्यूटन है और आपने 1 किलो न्यूटन लगा दिया है, तो अभी आपको इधर कितना और लगाना है, 2 सेक्शन पर 3 किलो न्यूटन, तभी तो जाके बनेगा। तो इधर हमको कितना लगाना है, हमें लगाना है P2 माइनस P1। कितना लगाना है, P2 माइनस P1। अगर आप 2 वाले फेस के ऊपर, अगर आप 2 वाले फेस के ऊपर ऐड करके देखेंगे कि कितना लोड लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लोड लग रहा है, P1, और यहाँ पे कितना लोड लग रहा है, P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। तो P1 P1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कितना आएगा, P2। और यहाँ देखिए कितना लग रहा था 2 वाले फेस पे, P2 ही लग रहा था। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। अब आप इधर देखिए यहाँ पे P4 लग रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है, P4, लेकिन ये जो P4 है ये लेफ्ट हैंड साइड में है और P3 जो लग रहा है 3 वाले फेस पे ये राइट हैंड साइड लग रहा है।
तो हमें यहाँ पे कितना लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा P3 प्लस P4, P3 प्लस P4। तो अब आप 3 वाले फेस के ऊपर अगर आप देखोगे, अगर आप 3 वाले फेस के ऊपर देखोगे, सॉरी, हाँ, अब आप यहां पे देखिए, इधर जो लोड लग रहा है, इस तरफ जो लोड लग रहा है, ये जो इसके ऊपर बी सेक्शन के ऊपर जो लोड लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है। कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव नेचर का लग रहा है। तो इसका मतलब इधर भी कैसा लगेगा, कंप्रेसिव ही लगेगा, क्योंकि तभी तो बॉडी हमारा किस में आएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आएगा। अब ऑलरेडी आपने इधर कितना लगा रखा है, P4 लगा रखा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना, तो 3 पॉइंट पर लोड इस तरफ लग रहा था, कितना, P3। कितना लोड लग रहा था, इस तरफ लोड लग रहा था P3, ठीक है। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, यहां पे हमें कितना लेके आना है, हमें माइनस का P3 इस तरीके से लेके आना है कि यहाँ पे माइनस का P3 बन के आवे, ठीक है। तो हम लोग कितना लगाएंगे, ये P1 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस P3 माइनस का P4, ये इस तरीके से लोड लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखिएंगे तो बीच वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है, 3 वाला सेक्शन, तो 3 वाले सेक्शन पे कितना लोड लग रहा है, तो आप देखिए माइनस का P3 माइनस का P4 और प्लस का P4, तो P4 कैंसिल हो जाएगा कि ये क्या आ जाएगा, माइनस का P3। ये माइनस साइन क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इस तरफ देखिए आप इस वाले सेक्शन के ऊपर, तो लोड लग रहा है किस तरफ, लोड लग रहा है किस तरफ, राइट हैंड साइड में, और यहां पर हमारा लोड किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसलिए ये यहाँ पर माइनस साइन आया है, ठीक है। थोड़ा सा अगर बदलाव कर लेंगे ना तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा ये क्वेश्चन। एक मिनट अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये मैं क्या करता हूँ, इसकी डायरेक्शन बदल लेता हूँ, इसकी डायरेक्शन बदल देता हूँ, ये वाली डायरेक्शन बदल देता हूँ, ठीक है। इसको इस तरफ कर देता हूँ P3, समझने में भी आसानी हो जाएगी, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम लोगों ने पहले बनाई थी वो बदल जाएगी। अब आप देखेंगे लेफ्ट में कितने लोड लग रहे हैं, तो P1 और P3, और राइट में कितने लोड लग रहे हैं, तो P2 और P4। तो ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, और ये सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी आएगा। अब यहां पर तो P2 लग रहा है, तो P2 माइनस P1 हो गया, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरफ देखिए कितना लग रहा है, P3, लेकिन ऑलरेडी आपने P4 इतना लगा रखा है, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे, P3 माइनस P4। तो अब अगर आप देखिए, अब अगर आप देखिए तो कितना लोड लग रहा है, तो ये देखिए P3 माइनस P4, ये वाला P3 माइनस P4 तो आपने लगाया 3 वाले जो ऊपर वाले फेस है, और ये P4 आपने यहां लगा दिया, तो P4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, P3, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा सिस्टम ज्यादा बेटर हो गया है पहले वाले सिस्टम से। हालांकि ये प्रॉब्लम जो है अभी मैं P1 और P2 के रिस्पेक्ट में करा रहा हूं, ठीक है। अभी सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए है, अभी कुछ इसमें ऐसा नहीं है, सारी वैल्यूज न्यूमेरिकल होती हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यूज में बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। अब मेरे को ये बताना है, ये है कि ये वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर लोड कैसा लग रहा है, टेंसाइल लोड लग रहा है। कैसा लोड लग रहा है, टेंसाइल। तो इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये वाला लोड है, ये वाला जो सेक्शन है बी सेक्शन, इस पे किस तरह का लोड लग रहा है, कंप्रेसिव, तो इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी होगी। इस पे कैसा लग रहा है, इस पे भी टेंसाइल लग रहा है, तो इसकी लंबाई में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसकी लंबाई में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो अगर मैं डेल्टा एल लिखना चाहूंगा, मतलब रिजल्टिंग स्ट्रेन कितना होगा या रिजल्टिंग इलोंगेशन कितना होगा, तो इसमें तो इलोंगेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस डेल्टा L1। इसमें इलोंगेशन कैसा हो गया, निगेटिव, तो माइनस डेल्टा L2। और इसमें इलोंगेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया डेल्टा L3। अब ये जो डेल्टा L1 है, डेल्टा L2 है, डेल्टा L3 है, तो वो हम लोग जो ना अपना यूनिफॉर्म सेक्शन वाला जो हमारा फॉर्मूला है, डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE, तो वो हम लोग वहां से फाइंड आउट करके यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना था कि अगर एक बॉडी के ऊपर कई सारे लोड्स लग रहे हैं, तो उनमें जो रिजल्टिंग स्ट्रेन होगा, मतलब जो परिणामी विकृति होगी, वो इंडिविजुअल लोड्स के कारण जो विकृति आ रही है, उन सभी विकृतियों का बीजगणितीय योग होगा, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश की गई है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में। मैं न्यूमेरिकल लूंगा, कल हमारा एक न्यूमेरिकल का क्लास होगा, ठीक है। कल जो है वो सेम टाइम पर, मतलब रात को 9:30 बजे मैं आपका एक न्यूमेरिकल का क्लास लूंगा, और ये क्लास जो है वो यूट्यूब पर लाइव होगी,
ठीक है, ये आपकी ऐप पर क्लास नहीं होगी, ये क्लास यूट्यूब पे लाइव होगी। इसके लिए मैं अलग से नोटिफिकेशन और सारा जो भी आपको लिंक वगैरह है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो कल आपकी ये क्लास होगी, कल संडे है, संडे को मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ 9:30 बजे रात में आपकी जो है न्यूमेरिकल की क्लास होगी, और जनरली जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, सिंपल स्टेशन स्ट्रेन के, वो हम लोग उसमें डील करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो स्टेटमेंट है वो आप नोट से देख सकते हैं, नोट्स में स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वो आप ले सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको स्टेट किया है, बोला है, तो वो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए नंबर ऑफ लोड्स देन रिजल्टिंग स्ट्रेन विल बी द अलजेब्राइक सम ऑफ स्ट्रेन कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल लोड्स। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इस चैप्टर में, वो भी आज ले लेते हैं, और वो ये है कि सेल्फ वेट के कारण बॉडी में कितना इलोंगेशन होता है। ठीक है, तो इलोंगेशन इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स ओन वेट। ठीक है, देखो आप देखिए जब बच्चे टीनेजर होते हैं, मतलब टीनेजर का मतलब 12, 13, 14 साल की उम्र में होते हैं। ठीक है, जो टीनेजर्स होते हैं तो उनको बोला जाता है कि भैया थोड़ा लटक लो, लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लंबाई कैसे बढ़ जाती है? तो बच्चे जब पुशअप वगैरह करते हैं, मतलब कहीं पर लटकते वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके अपने वेट के कारण उनकी बॉडी में जो होता है ना, वो टेंसाइल स्ट्रेस आता है, और इस टेंसाइल स्ट्रेस के कारण उनकी जो लंबाई होती है ना वो बढ़ जाती है। हालांकि ये ज्यादातर जो है वो, मैंने ऐसा बहुत ज्यादा मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब थोड़ा सा आनुवंशिक टाइप का होता है। जैसे कि आपकी फैमिली में जिस तरह के भी लोग होते हैं उसी हिसाब से आपकी भी लंबाई होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। ठीक है, कहते हैं बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, भैया लटक लो, थोड़ा लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। सो इलोंगेशन इन ए बार ड्यू टू इट्स ओन वेट, इलोंगेशन इन ए बार ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण कितना इलोंगेशन हो रहा है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक ये सरफेस ले लिया, मतलब सीलिंग ले ली, और हमने एक बार को जो है वो यहाँ पर क्या किया, लटका दिया है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो हमने एल ले ली है। ठीक है, इसकी लंबाई को हम लोगों ने एल ले लिया है। इसका जो मटेरियल है, मटेरियल का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो ई ले लिया है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे ए ले लिया है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो वेट है उसे हम लोगों ने डब्ल्यू ले लिया है। सो कैपिटल डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द बॉडी, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, एंड ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो बार है ना वो यूनिफॉर्म बार है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो बार है ये एक यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म बार। यूनिफॉर्म बार का मतलब होता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। अब एक पैरामीटर यहाँ पर ले रहे हैं, वो पैरामीटर है स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू जो है आपने देखा होगा, जब मैंने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने स्मॉल डब्ल्यू के बारे में बताया था, इट इज द वेट पर यूनिट लेंथ, इट इज द वेट पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या था, वेट इंटेंसिटी थी, इंटेंसिटी ऑफ लोड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लोड, यहाँ पर वेट है तो इंटेंसिटी ऑफ वेट भी कह सकते हो, या सिंपली हम लोग इसको कहेंगे वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल वेट कितना है W और लेंथ कितनी है L, तो स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन L। ठीक है, अब देखिए इसमें इलोंगेशन कैसे होगा। इलोंगेशन के लिए चाहिए होता है लोड, और यहां पर लोड कैसे आएगा, तो देखिए समझिए इस बात को। अगर मैं क्या करता हूं, मैं x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर, इस जगह से x डिस्टेंस पर, x हाइट नीचे, एक मैं यहां पर क्रिएट कर लेता हूं अलग से, ये जो नीचे वाला लोड है ये लोड कितना हो जाएगा, x नीचे से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे को, ठीक है, मैं ये ले लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये x है। ठीक है, तो इसका जो भार होगा, ये वाला जो नीचे वाला सेक्शन है, इसका जो भार होगा, अगर आप थोड़ा सा, मैं एक डायग्राम और छोटा सा बना देता हूं,
ठीक है, इससे समझने में काफी आसानी हो जाएगी। ये है, फिर इसको मैंने एक स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग से नीचे वाला पोर्शन क्या किया है, लटका दिया है। ये आपका पूरा एल है, ये मैंने एक्स पोर्शन लिया है जो कि मैंने क्या किया है, नीचे लटका दिया है, नीचे जो है वो लटका दिया है। ये यहां से कट किया इसको, और कट करने के बाद में एक रस्सी की सहायता से इसको क्या किया है, लटका दिया है। ठीक है, तो लटका देने से ये वाला जो इलोंगेशन होता है, इसमें टोटल जो इलोंगेशन होता है वो मान लेते हैं कि डेल्टा एल हो रहा है। अभी जो इसको लटकाया है तो इसकी वजह से इलोंगेशन जो है वो डेल्टा एक्स ले सकते हैं कि कितना इलोंगेशन होगा, डेल्टा एक्स। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो इसका वेट होगा वो कितना होगा। देखो, एल वेट पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ अगर है तो उसका वेट कितना होगा, डब्लू। 1 मीटर अगर लेंथ है तो उसका वेट कितना होगा, डब्लू, स्मॉल डब्लू। जो हमने लिखा है कि वेट पर यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब होता है 1। अगर लेंथ 1 मीटर है तो वेट कितना होगा, वेट होगा स्मॉल डब्लू। अगर लेंथ x मीटर है तो वेट कितना होगा, तो वेट कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू एक्स। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि नीचे लोड कितना है हमारे केस में, मतलब यही तो आपका लोड है ना, पी। पी कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू एक्स। पी कितना हो जाएगा, डब्लू इंटू एक्स। ठीक है, तो लोड कितना आ रहा है, डब्लू इंटू एक्स। तो अगर मैं डेल्टा एक्स निकालूं, डेल्टा एक्स मतलब एक्स लंबाई में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा पी एल अपान ए। पी एल अपान ए। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला कहीं पर लिख लीजिए, फिर उसके बाद अप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपान ए ई। देखिए डेल्टा पी कितना है, तो पी आपका हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स। ठीक है, एल लंबाई कितनी है, लंबाई है एक्स। एरिया कितना है, सेम एरिया है, एंड दिस इज ई। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान ए ई। तो ये तो था एक्स लेंथ पे, एक्स लेंथ में कितना इलोंगेशन होगा। अगर हम इसको लोड मान लेते हैं, मतलब सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा। अगर टोटल लेंथ में देखेंगे कि टोटल लेंथ में कितना इलोंगेशन होगा, तो टोटल लेंथ में इलोंगेशन होगा डेल्टा एल। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के एक्स एक्स के बहुत सारे सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं इसमें, इस पूरी लेंथ में, और उन सभी में जो इलोंगेशन हो रहा है उस इलोंगेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इलोंगेशन। और ये जो छोटा छोटा करके और जोड़ने का जो काम करता है वो करता है इंटीग्रेशन। तो ये आपका आ जाएगा डेल्टा एक्स, यहां से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान ए ई, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपान ए ई, एल की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग किस में करेंगे, 0 से एल के बीच में करेंगे। किस में करेंगे, 0 से एल के बीच में करेंगे। और ये आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये आपको डेल्टा एक्स लेना होगा। कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको हम लोग dx लेंगे। इसमें जो इलोंगेशन हो रहा है वो इलोंगेशन हो रहा है डेल्टा एक्स का, इलोंगेशन हो रहा है डेल्टा एक्स का। ठीक है, तो इलोंगेशन आपका हो रहा है डेल्टा एक्स, इसकी जो लंबाई बढ़ रही है वो डेल्टा एक्स बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया dx, यहां पर हम लोग इसको कर लेंगे, इसको dx कर लेंगे, ये आपका dx हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू dx, इंटू dx। ठीक है, तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि पहले वो नहीं आ रहा था, dx नहीं आ रहा था, तो ये आपका आ जाएगा dx। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो w हमारे लिए कांस्टेंट है और ए भी क्या है, कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2, और लिमिट यूज कर लेंगे 0 से l, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान 2ae। अब यहां से देखो कैपिटल W को कैसे पिक्चर में लाया जाए। तो कैपिटल W बराबर क्या होता है, स्मॉल w इंटू एल। क्या होता है, स्मॉल w इंटू एल। ठीक है, तो इसको यूज कर लेंगे, तो यहां से आपको डेल्टा एल मिल जाएगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल w एल इंटू एल अपान 2ae। तो ये आ जाएगा कैपिटल W एल अपान 2ae। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अपने सेल्फ वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा, तो वो इलोंगेशन होगा डब्ल्यू एल अपान 2ae, डब्ल्यू एल अपान 2ae। अब सपोज करो कि अगर एक यूनिफॉर्म बार होता हमारे पास और उस पर हम डब्ल्यू लोड लगाते, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार होता
और उसके ऊपर मैं अगर डब्ल्यू लोड लगाता तो उसमें इलोंगेशन कितना होता, डब्ल्यू एल अपान ए। फॉर्मूला क्या है, पी एल अपान ए है। पी लोड की जगह में मैं क्या कितना लोड लगा रहा हूं, डब्ल्यू लोड लगा रहा हूं, तो इलोंगेशन कितना होता है, डब्ल्यू एल अपान ए। और वही है कि अगर अपने आपने उसी को क्या कर दिया है, उसी को आपने लटका दिया है, डब्ल्यू वेट की बॉडी को अगर आपने लटका दिया है, तो उस लटकाने की वजह से अपने वेट के कारण कितना इलोंगेशन होगा, तो वो होता है डब्ल्यू एल अपान टू ए। मतलब इस वाले इलोंगेशन का आधा। अगर आप लोड लगा देते हो किसी बॉडी पर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बॉडी के ऊपर अगर आप डब्ल्यू लोड लगा देते हो, तो जो इलोंगेशन होगा वो सेल्फ वेट के कारण हुए इलोंगेशन का 2 टाइम्स होगा। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन होगा वो वेट के बराबर लोड लगाने पर होने वाले इलोंगेशन का आधा होगा। ठीक है, अगर आप सपोज करिए अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर, ये मैं बना देता हूं, अगर एक बॉडी है और इस पर आपने लोड लगा दिया कितना, डब्ल्यू वेट के बराबर, इस बॉडी के वेट के बराबर आपने लोड लगा दिया, तो इस बॉडी में कितना इलोंगेशन होगा, डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल अपान ए ई। अगर आपने डब्ल्यू इसके भार के बराबर अगर आपने लोड लगा दिया तो इलोंगेशन कितना, सपोज करो कि हम लोगों का वजन कितना होगा, तकरीबन मान लीजिए 70 केजी है और आपने मेरे ऊपर 70 केजी का लोड लगा दिया, तो अगर आप 70 केजी का लोड लगा दोगे तो मेरे अंदर जो भी इलोंगेशन होगा, और अगर मैं लटक जाऊं, मतलब इस तरीके से लटकूं, तो मेरे अंदर जो इलोंगेशन होगा वो सेल्फ वेट के कारण होगा, मेरा वेट भी तो 70 केजी है। ठीक है, तो जो इलोंगेशन होगा वो होगा डब्ल्यू एल अपान टू ए। और अगर आप लोड लगा दोगे डब्ल्यू, तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल अपान ए। और सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन कितना होगा, डब्ल्यू एल अपान टू ए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी जेईई में कई बार पूछा जा चुका है कि सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन होता है वो वेट के बराबर लोड लगाने पर होने वाले इलोंगेशन का कितना होगा, 1/2। कितना होगा, 1/2। ये देखो, इसका हाफ ही तो है ये। अगर हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो आ जाएगा, डब्ल्यू एल अपान टू ए। क्लियर है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करिए, एक बार कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करिए। अगर आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओके टाइप करेंगे। ठीक है, मतलब आपको क्लियर हो गया है। और अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए आपको क्या याद रखना है। आपने देखिए, डेरिवेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेंस में कभी भी डेरिवेशन पूछा नहीं गया है, प्री में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्री में पूछा जाता है कि सेल्फ वेट के कारण एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बॉडी में कितना इलोंगेशन होगा। तो सेल्फ वेट के कारण यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बॉडी में जो इलोंगेशन होता है वो होता है डब्ल्यू एल अपान टू ए, डब्ल्यू एल अपान टू ए। ठीक है, और ये जो होता है वो वेट के बराबर भार लगाने पर वस्तु में हुए इलोंगेशन का कितना होता है, आधा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि कल मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी रात को 9:30 बजे। ठीक है, मतलब इसी टाइम पर जिस टाइम पे मैं क्लास ले रहा हूँ 9:30 बजे आपकी क्लास रहेगी। संडे है कल, ये भी ध्यान रखिएगा, संडे को 9:30 बजे रात को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है। और ये जो क्लास होगी इसमें मैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो टॉपिक मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया है, ये टॉपिक आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से स्टार्ट किया था। आई थिंक आज हमारा 4th लेक्चर है। ठीक है, तो ये जितना भी डेरिवेशन, जितना भी इसमें फार्मूले वाला जो पार्ट था, वो सारा पार्ट जो है वो ओवर हो चुका है। ठीक है, क्लियर है ना? तो कल की क्लास का अनाउंसमेंट है, 9:30 बजे रात को क्लास होगी। कैलकुलेटर जरूर लेके बैठिएगा, क्योंकि क्लास में मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ, बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, कल ही हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मंडे से, इलास्टिक कॉन्स्टेंट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।